सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग क्यूआर सीरीज़ 10 पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि क्विक रिविजन सीरीज़ का जो अगला पार्ट है हमारा वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग मेनली 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, और इसी ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और एयरपोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। और जल परिवहन में हम लोग बंदरगाहों के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा नेशनल वाटरवे जानेंगे। रोड परिवहन में, सड़क परिवहन में हम लोग जानेंगे नेशनल हाईवे के बारे में, जिससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और इसके साथ ही एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पढ़ेंगे। और जब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ लेंगे, इसके साथ हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी पढ़ लेंगे और थर्मल पावर प्लांट भी पढ़ लेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपका एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना लेट किए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भारत में परिवहन। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आज का टॉपिक, भारत में परिवहन। भारत में परिवहन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सड़क परिवहन, ठीक है। भारत का जो सड़क जाल है, जो नेटवर्क है, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो आपसे अगर पूछेगा पहला कौन है, तो पहला है यूएसए, यानी कि अमेरिका। यहाँ प्रतिदिन सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री, यानी कि सबसे ज़्यादा यात्री जो है वो सड़क से ट्रेवल करते हैं। और 70% भार जो है यातायात का, वो सड़क परिवहन द्वारा ही वहन किया जाता है। और बात करें तो निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी में, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे या एनएच बोलते हैं। दूसरा है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे बोलते हैं इसको। तीसरा है प्रमुख जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट रोड आपका इसको कहते हैं। और चौथा है ग्रामीण सड़क, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, इसको थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं हल्का डिटेल में। इनके निर्माण, रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होती है। यानी कि जो नेशनल हाईवे बनाने का बात होता है ना, वहाँ पर केंद्र सरकार होती है। और याद रखिएगा, जो टोल गेट वगैरह लगा रहता है रोड पर, टोल गेट जहाँ पर आप टैक्स भरते हैं केंद्र सरकार को, वो केंद्र सरकार को ही जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। और ये सड़कों का रखरखाव करती है, मेनली नेशनल हाईवे का ये रखरखाव करती है। कुल सड़कों की लंबाई का ये 2% है, यानी कि नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा नहीं है। ये टोटल जो सड़क है पूरे इंडिया में, जितना भी सड़क है, उसका 2% नेशनल हाईवे है, मात्र 2%। लेकिन 40% भार जो है यही उठाती है पूरे सड़क परिवहन का। ये करती क्या है नेशनल हाईवे? सभी राज्यों के प्रमुख स्थान, जैसे राजधानी वगैरह हो गया, और इम्पोर्टेंट शहर, ठीक है, उसको जोड़ेगी। राजधानी को जोड़ेगी, बंदरगाह को जोड़ेगी और अन्य स्थानों को जोड़ती है जो इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। जैसे भारत का बात करें तो भारत में मान लीजिए कि बोध गया है, बोध गया को जोड़ना है। या कोई भी इम्पोर्टेंट जगह है, पटना है, पटना के साइड में एरिया है जो पटना में यातायात के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसको ये जोड़ देगा, ठीक है। दूसरा आता है स्टेट हाईवे या राज्य राजमार्ग। इसके रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होती है। यानी कि इसको अगर बनाना है, ये खराब होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने इंजीनियर्स को भेजती है। और बात करें तो कुल सड़कों की लंबाई का ये टोटल 4% है, यानी कि नेशनल हाईवे 2% है और स्टेट हाईवे 4% है। ये अभी का डाटा है, बाद का डाटा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और बात करें, ये जिले एवं मुख्यालयों को राजधानी से जोड़ती है। जितना भी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है और कुछ हेडक्वार्टर हैं, उनको कैपिटल स्टेट से जोड़ने का काम करती है, या महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने का काम करती है। और बात करते हैं जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड। देखिए, अगर इसका बात करें तो कुल सड़कों की लंबाई का ये 14% है, 14%, ठीक है। ज़्यादा है ये, इसका लंबाई बहुत ज़्यादा है। और ये छोटी छोटी सड़क होती है, लेकिन महत्वपूर्ण सड़क होती है। इनके निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिला परिषद, PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग, ये जिम्मेवार होता है। ग्रामीण सड़कें, जिसमें मैं हूँ,
इसी के अंतर्गत जो योजना चलती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। ये दोनों जो योजना है वो ग्रामीण सड़कों के उत्थान के लिए ही लाई गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो सड़क है वो ग्रामीण सड़क ही है, लगभग 80%। देखिए 14, 4, 18 और यहाँ पे 2, 20 तो हो गया था नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड को मिलाकर। बचा 80% लगभग वो ग्रामीण सड़क ही है। देखिएगा गांव का जो सड़क, गांव का संख्या ही 70% है, तो भाई वो गांव की रोड 80% क्यों नहीं होगी। MMGSY इसी में आता है, PMGSY इसी में आता है। और बिहार में अगर बात करते एक डिपार्टमेंट है ग्रामीण कार्य विभाग, ये भी ग्रामीण सड़कें बनाने का काम करती है, जिस डिपार्टमेंट में मैं अभी कार्यरत हूँ, ठीक है, बिहार सचिवालय में, और ये ग्रामीण सड़कों को बनाने का काम करती है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा NHAI के बारे में जान जाते हैं। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका प्रचलन 1995 में स्टार्ट हुआ NHAI का। ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसे NH के रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेवारी दी गई है। यानी कि NH जो है उसके गुणवत्ता सुधार के लिए NHAI ही जिम्मेवार है, और यही NHAI के अंतर्गत टोल टैक्स वगैरह आता है। एक BRO के बारे में भी एग्जाम में काफ़ी पूछता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। किसके थ्रू? CHSL के थ्रू। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं उसमें रेलवे में जॉब करता था और दोनों का लेवल 2 था, ठीक है, LDC के तहत। सॉरी लेवल 2 था, हाँ लेवल 2 ही था। लेकिन ये जो सीमा सड़क संगठन है इसमें पोस्टिंग आपको जैसे जम्मू कश्मीर दे देगा, ठीक है, या आपको अंडमान निकोबार दे देगा, ठीक है, मतलब साइड एरिया देगा, बॉर्डर वाला एरिया, तो वो डेंजरस भी है और थोड़ा सा घर से दूर भी है, तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, इसका काम क्या है, थोड़ा सा हल्का सा जान जाते हैं। बना है ये 1960 में, मई 1960। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि BRO का स्थापना कब हुआ? 1960 में। और मई 1960 में BRO को देश के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों को तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। देखिए इसको स्थापित करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये एक मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर मान लीजिए आप कहीं रोड बना रहे हैं, यहाँ पर सड़क बना रहे हैं, आपको सड़क बना नॉर्मल सड़क बनाने में अगर आपको 40 दिन लग रहा है तो 40 दिन में चाइना इंटरफेयर कर देगा या पाकिस्तान इंटरफेयर कर देगा, सड़क नहीं बनाना है बॉर्डर पर। तो इस कंडीशन में करेगा क्या? भारत जो है वो एकदम तेज़ी से सड़क बनाने का काम करेगा, एकदम स्पीड में, कि भाई 1 दिन में सड़क बन जाए या 10 घंटे में सड़क बन जाए। जैसे कारगिल पे सड़क बनाना है, वो वॉर को उत्पन्न कर सकता है। तो ज़्यादा विवाद ना बढ़े, ज़्यादा बात ना बढ़े, एक ही दिन में रोड बना के तैयार। तो वो फास्ट एकदम स्पीड से बहुत ऊंचाई वाला जगह है वहाँ पर रोड बनाना है, कौन काम करेगा? BRO, और बॉर्डर वाला एरिया है। तो याद रखिए ये करता क्या है, एकदम स्पीड में रोड बनाएगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली तथा लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है, ठीक है। और याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग क्या है? सबसे ऊंचा राजमार्ग, सबसे ऊंचा NH, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे ऊंचा NH क्या है, तो आंसर है आपको लेह मनाली राजमार्ग। वही ये लेह मनाली राजमार्ग जो चंडीगढ़ को मनाली तथा लेह से जोड़ता है वही है, ठीक है। लेह मनाली राजमार्ग जो है वो BRO द्वारा ही बनाया गया था। और पूछ देगा सबसे ऊंचा है तो कितना ऊंचा है? ये समुद्र तल से औसतन 42-70 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है। और बात करते हैं सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने व अनुरक्षण करने के साथ साथ BRO अति ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ को हटाने का काम भी करता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ हटाने का काम भी करेगा कौन? BRO। तो BRO से क्वेश्चन पूछता है तो आपको इतना नॉलेज तो जरूर होना चाहिए। अब थोड़ा सा GT रोड के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम GT रोड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। GT रोड जो है वो एक शाही राजमार्ग है और इसे शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित किया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित किया गया था GT रोड को। GT रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। और इसका नाम एक्चुअली में GT रोड नहीं था। GT रोड नाम रखने वाले कौन थे? अंग्रेज थे, अंग्रेजों द्वारा नामकरण किया गया था। तो बताइए ये शेरशाह सूरी मुगलों के समय जब था
उस समय इसका नाम क्या था? तो मुगल काल में इसका नाम क्या था? जीटी रोड का नाम था सड़क ए आजम। सड़क ए आजम इसका नाम था, और ये सबसे बड़ा रोड था भारत का। मौर्य का एक क्वेश्चन पूछता है, जब मौर्य का समय था उसमें जीटी रोड तो नहीं था, लेकिन इसके स्थान पर उसी जगह पर एक अलग रोड था, उस रोड का नाम था उत्तरापथ। और ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि जीटी रोड को मौर्य काल में क्या कहते थे, जिस समय शेरशाह सूरी नहीं बनाया था, उससे बहुत पहले मौर्य काल में इसका नाम था उत्तरापथ। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, आप फंस जाएंगे। जीटी रोड जोड़ेगा कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से पेशावर को जोड़ेगा। वर्तमान में ये कलकत्ता से पेशावर तो पाकिस्तान में चला गया ना, तो ये भारत में अमृतसर तक जाता है। कलकत्ता से अमृतसर तक जोड़ने का काम कौन करता है? जीटी रोड। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, कलकत्ता में कहाँ? कलकत्ता में सोनार घाटी बंगाल, और अमृतसर पंजाब में कहाँ, नहीं सॉरी पाकिस्तान में कहाँ तक? सिंधु घाटी पाकिस्तान तक। तो ये क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि पाकिस्तान से भारत को तो जोड़ता है जीटी रोड, लेकिन किस किस एरिया को? तो थोड़ा डिटेल में पूछ दिया था, तो वहाँ पर पूछा था सिंधु घाटी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से लेकर सोनार घाटी बंगाल तक जीटी रोड का विस्तृत है। जीटी रोड यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, फैला हुआ है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन एनएच के बारे में पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पूरा डिटेल में एनएच नहीं है। एनएच जो पहले आप NH7 NH4 पढ़ते थे ना, उसका नाम अब चेंज हो चुका है, तो उसका नामकरण अब नए तरीके से किया गया है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? आप पहले NH7 मार देते, लेकिन वो नहीं मारना है, आपको दो सबसे लंबा का नाम याद रखना है। पहला है NH27 ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा, उसमें आता है ये NH27। NH27 सबसे बड़ा है और इसका लंबाई है 4112.62 किलोमीटर, यानी कि 4112.62 किलोमीटर, और ये सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। याद रखिएगा, तलचर उड़ीसा में है, तलचर कहाँ है? उड़ीसा में, लेकिन सिलचर असम में है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, थोड़ा सा इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। पोरबंदर है गुजरात में, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है NH27, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH44 का बात करें तो ये NH44 नॉर्थ साउथ, और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पहले यही था सबसे लंबा, लेकिन ये अब सेकेंड नंबर पर आ गया है, और इसका लंबाई है 3717.64 किलोमीटर। सबसे छोटा राजमार्ग भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका नाम है 327B, और ये वेस्ट बंगाल की पानी टंकी से नेपाल की सीमा पर मेची पुल तक जाता है। ये सबसे छोटा राजमार्ग, और ये 1.20 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में अगर राज्य का बात करें तो कौन टॉप पर है? सबसे ऊपर है महाराष्ट्र 13.4%। जितने भी रोड बने गए हैं, NH बनाए गए हैं, उसमें 13.4% जो है वो महाराष्ट्र में है, अकेला सबसे बड़ा है। और सेकंड पे यूपी आता है 8.9%। याद रखिएगा, यूपी से ज़्यादा बड़ा आपका जो रोड है वो महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी सड़क सुरंग, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो जब रेल परिवहन बताएंगे तो आपको रेल सुरंग के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ सड़क सुरंग का बात किया जा रहा है। तो सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो चेनानी नासरी सड़क सुरंग है, और इसी को अब नया नाम में इसको कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, ये इसका वर्तमान नाम है, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग नाम क्या है? पत्नी टॉप। इसको पाटनी टॉप भी बोल सकते हैं, पाटनी टॉप, लेकिन पटनी टॉप बोलने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? पाटनी टॉप, पत्नी टॉप, और ये 9.28 किलोमीटर लंबी है। इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। आगे बढ़ते हैं। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना। यह 4 महत्वपूर्ण महानगरों को जोड़ती है, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम है, और इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर लंबी है। ये पूरा अगर चारों को जोड़ दीजिएगा तो, और इसमें 4 लाइन है और 6 लाइन है। समझिएगा, आपको कमेंट क्या करना है, ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई इसको जोड़ती है। तो दिल्ली से कोलकाता जाने वाले NH का नाम क्या है? कोलकाता से चेन्नई जाने वाले का नाम क्या है? दिल्ली से मुंबई जाने वाले का नाम क्या है? और मुंबई से चेन्नई जाने वाले का नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं। एक हम लोग ये भी पढ़े थे, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है?
उत्तर और दक्षिण को जोड़ेगा, जैसे कि उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी, इसको जोड़ देगा। तो ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। और पूरब में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर, इसको जोड़ेगा, ये इसको बोलते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। दोनों का लंबाई आपको याद रखना है। उत्तर दक्षिण गलियारा का लंबाई है 40-16 किलोमीटर और पूरा पश्चिम गलियारा का लंबाई है 36-40 किलोमीटर। ये दोनों क्रॉस कहाँ करता है, ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, याद रखिएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरा पश्चिम गलियारा जो है यूपी के एक जगह झांसी में क्रॉस करता है। एक परियोजना बहुत पूछा है एग्जाम में, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का क्या काम है, ये एग्जाम में पूछता है। जैसे भारतमाला, सेतु भारतम योजना, सागरमाला, ये क्वेश्चन पूछता है। पर्वतमाला, इस टाइप से जो माला वर्ड है वो बहुत पूछता है। तो भारतमाला परियोजना क्या है, तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों, जो भी आपका तट वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहाँ वाला जो राज्य है, वहाँ पर सड़कों का विकास करेगा। सीमावर्ती क्षेत्र जो है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर, वहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों पर तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ेगा। ये काम है भारतमाला परियोजना का। ठीक है, एक्चुअली यही काम तो बीआरओ भी कर रहा है, लेकिन बीआरओ थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव, जनरली बीआरओ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वाले एरिया में करता है, लेकिन भारतमाला परियोजना पूरे भारत के कोस्टल एरिया और बॉर्डर वाले एरिया पर सड़क बनाने का काम करता है। बीआरओ ऊंचाई पर बर्फ हटाने का भी काम करता है, ये भी बताया हूँ, याद रखिएगा। पिछड़े इलाकों में धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम भी भारतमाला परियोजना करती है। जैसे मान लीजिए एक आया था रामायण सर्किट में ट्रेन वगैरह दिया था। जैसे रामायण से रिलेटेड जो भी एरिया है, जैसे बिहार में जाएगा तो सीतामढ़ी चला जाएगा, इधर आपका नेपाल में भी चला जाता है, फिर इधर आपका रामायण से जुड़े हुए जो अयोध्या, वहाँ चला जाएगा। तो ये इस सब को अगर जोड़ेगा तो ये आपका क्या बोलते हैं, रामायण सर्किट हो जाता है। उसी तरह महाभारत सर्किट है, ठीक है, बुद्ध सर्किट है ना, इस टाइप से करके आपका बनाया गया है। तो इस सब जो धार्मिक वाला जो एरिया है उसको जोड़ने का या पर्यटन स्थल को जोड़ने का काम करती है भारतमाला परियोजना। ठीक है, आगे बात करते हैं सेतु भारतम परियोजना। ये कब आया था, 2016 में स्टार्ट हुआ था और इसके अंतर्गत 15 बड़े पुलों और 200 रेल ओवरब्रिज और रेल अंडरब्रिज, इन सब का निर्माण किया जा रहा है सेतु भारतम परियोजना। देखिए इसका काम क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका रेल लाइन है और यहाँ पर सड़क है। रेल लाइन और सड़क लाइन जहाँ क्रॉस करती है वहाँ पर एक गेट लगा दिया जाता है, दोनों तरफ गेट लगाया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, गेट के नीचे से पार होने का कोशिश करते हैं, इधर ट्रेन आती है तो ट्रेन टकरा के दुर्घटना कर देती है। तो अब सरकार क्या कर रही है, जहाँ पर ये रेल है उसके ऊपर एक ब्रिज बना देगी, उसके ऊपर क्या करेगी, एक ब्रिज बना देगी और गाड़ी ब्रिज के ऊपर से जाएगा तो दुर्घटना नहीं होगी। यही काम है सेतु भारतम परियोजना का, कि रेल क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेतु भारतम परियोजना लाया गया है। और समझिए ये जो रेल होती है, इस रेल को जो सड़क को काटती है, इस रेल को बोलते हैं, वहाँ पर एक गेट लगा होता है, उसको बोलते हैं एलसी गेट। एलसी गेट का मतलब होता है लेवल क्रॉसिंग गेट। ठीक है, और ये गेट दुर्घटना का कारण भी था और रेल में जो लोग हैं उसके लिए ये माथा का दर्द था भाई, बार बार गेट टूट जाता था, दौड़ते थे, परेशान होते थे। तो अगर वहाँ पे रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज अगर बन जा रहा है तो समझिए वो गेट टूटने का टेंशन खत्म और रेलवे के जो स्टाफ हैं उनका काफ़ी माथा दर्द खत्म हो चुका है। आगे बात करते हैं भारत में रेल परिवहन के बारे में, आप देख लेते हैं। तो सड़क परिवहन तो हम लोग पढ़ लिए, अब रेल परिवहन के बारे में जान जाते हैं। तो रेल परिवहन के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा रेल का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। भारत में पहली ट्रेन जो है वो 1853 में चली थी, बम्बई से ठाणे। ठीक है, ठाणे पुणे में है और ये 34 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक पर चली थी। ये जो ट्रेन चली थी वो 34 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक पर चली थी। उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो पूछेगा पहली ट्रेन जो है वो किसके काल में चली, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि पहली विद्युत शक्ति से संचालित ट्रेन किसके समय में चली, लॉर्ड रीडिंग के समय चली। कब चली, 1925 में चली, मुंबई से कुर्ला या बोलिए बम्बई से कुर्ला। ठीक है, मुंबई बम्बई वही है, एक ही बात है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं पहला सुपरफास्ट ट्रेन कौन है, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पहली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन थी। सबसे पहली लंबी दूरी की ट्रेन, पहले तो छोटा दूरी का था ना, 34 किलोमीटर का ट्रेन चला, मतलब ट्रायल करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको लंबा दूरी पर ले जाने लगा सामान ढोने के लिए। तो पहली लंबी दूरी की ट्रेन या सुपर फास्ट ट्रेन का बात करें तो इंडिया डेक्कन क्वीन 1930 में चलाई गई थी, 1930 में चलाई गई। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे में 14 लाख श्रमिक
काम करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला यही है, सबसे ज़्यादा मतलब रोजगार, जितने भी उपक्रम हैं सभी उपक्रमों में सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है हमारा भारतीय रेलवे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉय हैं उसका लगभग 40% एम्प्लॉय अकेला भारतीय रेलवे संभालता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। रेलवे हर साल वैकेंसी लाती है, हर कुछ ना कुछ का वैकेंसी लाएगा, कभी ग्रुप डी, कभी आरआरबी जेई, कभी आरपीएफ का वैकेंसी ले आएगा, कभी टेक्नीशियन का ले आएगा, कभी वो जूनियर इंजीनियर का ले आएगा, कभी उसका आईआरएस का ले आएगा। तो कुछ ना कुछ इसका आते ही रहता है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं तो कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन आ जाता है रेलवे से रिलेटेड। जैसे भारत का सबसे पुराना रेल इंजन लोकोमोटिव क्या है? फेरी क्वीन है। आपसे पूछेगा इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में। अब देखिए प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो ये विवेक एक्सप्रेस है। 4189 किलोमीटर, 4189 किलोमीटर लगभग ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है विवेक एक्सप्रेस, और ये डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? ट्रेन 18, या ट्रेन 18 को ही हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस भी बोलते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस भी बोलते हैं। और याद रखिएगा, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी यही है, वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसकी संभावित गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चला? तो दिल्ली से वाराणसी चला। दूसरा कहाँ से कहाँ चला? दिल्ली से कटरा चला। तीसरा भी चला है, चौथा भी चला है, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर छूट गया था, पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर बना है? तो बड़ौदा या वडोदरा, इसको वडोदरा भी लिखता है कहीं कहीं, ये गुजरात में, यहाँ पर बना था। रेलवे स्टाफ कॉलेज, इसी का नाम है रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये वडोदरा गुजरात में है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, तो गतिमान एक्सप्रेस जो है ये भी बहुत तेज था, पहले यही था सबसे ज़्यादा तेज वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से पहले। तो गतिमान एक्सप्रेस जो ये दिल्ली से झांसी चलता है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसका संभावित स्पीड है। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लग्जरी ट्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। डेक्कन ओडिसी, ये 16 जनवरी 2004 को ये स्टार्ट हुआ था, डेक्कन ओडिसी, और ये महाराष्ट्र की झांकी पर्यटकों को दिखाती है, जाएगी महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट स्थानों को जोड़ देगी। डेक्कन ओडिसी 2004 में चली थी। हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये जो है ये 17 फरवरी 2007 को चली, और राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये 18 जनवरी 2009 को आया था, और सफदरजंग नई दिल्ली से राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल खजुराहो, वाराणसी, आगरा, सफदरजंग, इन सारे स्थानों को जोड़ती है। जैसे कि सफदरजंग से स्टार्ट होगा, सफदरजंग भी घुमा फिरा के आपको ले आएगा। दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली ले आएगा। सफदरजंग से चला, राजस्थान गया, राजस्थान में कहाँ? खजुराहो जाएगा, राजस्थान जाएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश चला जाएगा, खजुराहो, फिर वाराणसी, बनारस भी जाएगा, आगरा भी जाएगा, फिर बनारस आगरा होते हुए फिर वो दिल्ली सफदरजंग चला जाएगा। अब देखिए महाराजा एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली, ये 6 मार्च 2010 को चला, और कोलकाता से दिल्ली भी चला था ये महाराजा एक्सप्रेस 20 मार्च 2010 को। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अब नहीं पूछता ज़्यादातर। अब देखिए रेलवे का जोन देख लेते हैं, याद करने का सबसे आसान तरीका, इसको थोड़ा सा हम मैप पे मिला दिए। देखिए ये हो गया, आप पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में बात लीजिए। तो ईस्ट में हो गया आपका ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, बांट लिए। उसके बाद बीच में हो गया आपका सेंट्रल रेलवे, अब देखिए ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे के बीच में हो गया ईस्ट सेंट्रल, ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ आपका नॉर्दर्न रेलवे, और इसके बीच में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। यहाँ है वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ है साउदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। अब देखिए यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, सॉरी ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, इस दोनों के बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट, यहाँ पर साउथ ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक रेलवे है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, और यहाँ पर देखिएगा ईस्टर्न रेलवे, और इसके बीच में ईस्ट सेंट्रल तो आ ही गया। अब देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के बीच में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो अब सबका हेडक्वार्टर पढ़ते हैं, वो जरूरी है। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता,
कोलकाता एक और का हेडक्वार्टर है, वो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता है। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट। मुंबई में बहुत सारा जगह है, मुंबई में अगर चर्च गेट का बात करें तो ये वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। अब मुंबई में ही अगर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का बात करें तो ये सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है दिल्ली और साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है प्रयागराज। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है जबलपुर। अब आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है गोरखपुर। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर है मालेगांव गुवाहाटी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर। साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली कर्नाटक। और ये हुबली का जो ये प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है इंडिया में अभी तक। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान। तो ये आपको याद रखना है, सबका हेडक्वार्टर आपसे पूछता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। कुछ छूट गया है उसको लिख देते हैं। हमारा 18वां रेलवे जोन जो है वो है साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, और ये इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो भुवनेश्वर में है, इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है। और कोलकाता मेट्रो रेलवे ये भी है, और ये इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुबली कर्नाटक, ये भी आपको याद रखना है। मार्च 1998 में कोंकण रेलवे स्टार्ट हुआ था। कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर, जितना भी ये भारत जो है ना उसका वेस्टर्न घाट को जोड़ता है, वेस्टर्न घाट का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जोड़ता है ये कोंकण रेलवे। तो वेस्टर्न घाट में आपको पता है कि बहुत ऊंच नीच है, उबड़ खाबड़ जगह है। तो ये अगर कोंकण रेलवे बनेगा तो कोंकण रेलवे का काम क्या है, ये इसमें बहुत सारा पुल भी होगा, पुल पुलिया ब्रिज ओवर ब्रिज ये सब बहुत बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत घाट है ना, घाट में जब आप रोड ये बनाइएगा रेलवे बनाइएगा तो बहुत सारा पुल वगैरह से गुजरना पड़ेगा। तो कोंकण रेलवे सबसे ज़्यादा पुल रखता है। अब देखिए इसको आगे बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में। कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर भी मुंबई ही है। रूहा महाराष्ट्र से लेकर मंगलुरु कर्नाटक तक ये कोंकण रेलवे है, 760 किलोमीटर लंबा है। अब टॉप 3 कंट्री का बात अगर करें रेल ट्रांसपोर्ट के हिसाब से तो वो है, पहला में यूएसए, दूसरा में चाइना, तीसरा में रशिया, चौथा में इंडिया। इंडिया सड़क परिवहन में दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन रेल परिवहन में ये चौथे नंबर पर आता है। चलिए कोंकण रेलवे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कोंकण रेलवे के बारे में लिखा है, इसीलिए कोंकण रेलवे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इस रेलमार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 मीटर लंबी है और ये कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। आपसे पूछेगा कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन है? रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग, ये 6.5 किलोमीटर लंबी है। और बड़े रेलवे पुलों की संख्या कितनी है कोंकण रेलवे में? बड़ा रेल पुल है इसमें 179, छोटा पुल कितना है 1819, और सुरंगों की संख्या 91 है, याद रखिएगा। कोंकण रेलवे में 146 नदी व धाराओं 2000 पुलों को पार करती है। यानी कि कोंकण रेलवे कितना पुल को पार करती है? लगभग 2000 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में काफ़ी नदियाँ, अपना मुहारा वेस्टर्न घाट से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए वहाँ पर अगर रेलवे बनाना है तो पुल वगैरह का निर्माण तो करना पड़ेगा। यानी कि ये काफ़ी कॉस्टली है कोंकण रेलवे। जब इसको बनाया गया होगा तो बहुत मेहनत लगा होगा, बहुत पूंजी भी लगी होगी। आगे बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल। सड़क पुल तो बता दिए थे, ठीक है। अब सबसे ऊंचा रेल पुल का अगर बात करें तो चिनाब पुल जम्मू कश्मीर में है, 359 मीटर ऊंची है। अब देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का बात करें, सड़क सुरंग तो पढ़ लिए थे, रेल सुरंग का बात करें तो ये है पीर पंजाल सुरंग, ये भी जम्मू कश्मीर में है और लगभग 11.2 किलोमीटर लंबी है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में ही स्थित एक T49 सुरंग है, T49 ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये पहले ओल्ड डाटा है पीर पंजाल सुरंग, ठीक है। अब जो है T49 सुरंग जो है वो सबसे लंबी सुरंग बन चुकी है। मेट्रो का बात करें, थोड़ा मेट्रो भी पूछ लेता है। कोलकाता मेट्रो की नींव इंदिरा गांधी ने डाली थी 1972 में। देखिए नींव डली थी 1972 में, लेकिन उसका संचालन स्टार्ट कब हुआ? कोलकाता मेट्रो स्टार्ट कब हुआ ये पूछेगा तो 20 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से कहाँ तक? दमदम से लेकर टोलीगंज तक चलती थी, 25 किलोमीटर लंबी। 25 किलोमीटर एरिया ने 25 किलोमीटर की लंबाई चलती है दमदम से लेकर टोलीगंज तक, ये कोलकाता मेट्रो। दूसरी मेट्रो कहाँ चली? नई दिल्ली में। और तीसरी मेट्रो कहाँ चली? बेंगलुरु में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं बुलेट ट्रेन का, जो नरेंद्र मोदी सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका ये महत्वाकांक्षी योजना है बुलेट ट्रेन लाना। संभावित गति इसकी है 350 किलोमीटर प्रति घंटा
और ये प्रस्तावित है 2026 में, यानी कि 2026 में आने का चांस है, लेकिन मुझे नहीं लगता है और भी डेट बढ़ सकता है। बिहार में भी वही हाल है भाई, मेट्रो स्टार्ट करने का बात चल रहा है, पटना में खोद के रखा हुआ है, लेकिन हर साल लगता है कि इस साल बन जाएगा मेट्रो, इस साल बन जाएगा मेट्रो, लेकिन मेट्रो का काम बहुत स्लो गति से चल रहा है। प्रथम बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, तो ये मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, 508 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। और जहाँ पर पहले 508 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 घंटे का समय लगता था, वहाँ पर अब 2 घंटे का समय लगेगा। यानी कि अगर किसी का घर मुंबई में है और वो अहमदाबाद में जॉब करता है, या अहमदाबाद में घर है वो मुंबई में जॉब करता है, तो सुबह वो जाके घर से मुंबई में जाके ड्यूटी पकड़ सकता है और शाम में वापस वो बुलेट ट्रेन से घर वापस आ भी सकता है। तो ये है बुलेट ट्रेन का कहानी। सबसे लंबी रेलगाड़ी की अगर बात करें तो सुपर वासुकी है, और ये 295 डिब्बे कोचेज इसमें है, 295 कोचेज, समझ रहे हैं कितना बड़ा गाड़ी है ये। अब ये माल ढोने का काम करती है। अब आते हैं, देखिए हम लोग का सड़क परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, सॉरी रेल परिवहन हो गया। अब आते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग, इसमें 2 चीज़ पढ़ना है, राष्ट्रीय जलमार्ग और बंदरगाह के बारे में पढ़ना है। तो एक्चुअली बंदरगाह के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से इसमें हम रिवाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक क्या, देखिए नेशनल वाटरवे को याद रखने के लिए आपको कुछ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल नेशनल वाटरवे है 111, जिसमें से 6 पुराना है और बाकी 105 न्यू है, न्यू नया है। तो 105 नया को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 6 जो पुराना है इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, और ये लंबा लंबा भी है, समझिए। इसको याद रखना है, ईला से हल्दी, इसको आपको बोल बोल के याद करना है। ईला से हल्दी, दिया से बरी, कालू से रम, काकी से पुनहर, लचड़ सा मरा हुआ आदमी, लखीमपुर से भागा। तो ये अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको ये ट्रिक जो है मतलब नेशनल वाटरवे याद कराने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे देखिए फिर से बोलते हैं, इला से हल्दी यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया, ये है नेशनल वाटरवे 1, और ये 1620 किलोमीटर लंबी है और लॉन्गेस्ट भी यही है। सबसे लंबी जो है नेशनल वाटरवे वो यही है, NH1, इलाहाबाद से हल्दी यानी कि इला से हल्दी। दूसरा है दिया से बड़ी, दिया यानी कि सदिया, आगे में 100 लगा दिए, सदिया से बरी यानी कि धुबरी, दिया से बरी यानी कि सदिया से धुबरी। और याद रखिए सदिया और धुबरी ये दोनों असम में है। यहाँ पर इस दोनों के बीच में ही ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी का निर्माण करती है, असम घाटी याद रखिएगा। और NW2 नेशनल वाटरवे 2 का लंबाई है 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 3 देखिए क्या है, कालू से रम, कालू से रम यानी कि कालू यानी कि कोल्लम, और रम यानी कि कोट्टापुरम, यानी कि कोल्लम से कोट्टापुरम, ये दोनों केरल में है, केरल में ही जगह है कोल्लम से कोट्टापुरम, उसको जोड़ने का काम करती है नेशनल वाटरवे 3, और इसकी लंबाई है 365 किलोमीटर। आगे बात करते हैं नेशनल वाटरवे 4, ये काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है उससे पुडुचेरी को जोड़ती है, काकीनाडा से पुडुचेरी को जोड़ेगी कौन, नेशनल वाटरवे 4, और इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 5 का बात करें तो ये तलचर जो कि उड़ीसा में है, तलचर से धमड़ा को जोड़ती है, यानी कि यहाँ आप देख लीजिए लचड़ सा मड़ा हुआ आदमी, लचड़ यानी कि तलचर, मड़ा यानी कि धमड़ा, ठीक है। तो ये उसको जोड़ेगा और ये 623 किलोमीटर लंबा है। नेशनल वाटरवे 6 का बात करें तो ये है लखीमपुर से भागा, लखीमपुर, देखिए लखीमपुर, लखीमपुर नहीं लखीपुर कर दीजिए, लखीपुर, लखीपुर से भागा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लखीपुर से भंगा, ये दोनों असम में है और ये 121 किलोमीटर है, यानी कि असम में 2 हो गया, एक तो सदिया से धुबरी वाला हो गया 2 NH वाटरवे, नेशनल वाटरवे 2, और नेशनल वाटरवे 6, ये दोनों असम में है। तो आपको ये ट्रिक भी याद रखना है। टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 111 है, जिसमें से पुराना है 5, नया है, पुराना 5 एक 6 है जी, 5 या 6 आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, 5 है या 6 है, नया 105 है, तो टोटल जोड़ दीजिएगा 111 हो जाएगा। चलिए इसको मैप में भी देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक, इला से हल्दी यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया, फिर वही नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबड़ी, ऐसे ही करते करते यहाँ पर 3 है कोट्टापुरम से कोल्लम, 4 है, ठीक है, फिर यहाँ 5 है वही तलचर से, तलचर लचर से नहीं है, लचर सा मड़ा हुआ, तो यहाँ पे तलचर से धमड़ा यहाँ जोड़ देगा,
और उसके बाद नेशनल वाटर 6 ये भी असम में है, लखीमपुर से भंगा। तो आप एक बार वो याद कर लीजिएगा ना इसको, तो आपको रटा जाएगा और ये आपसे एग्जाम में पूछता है। आगे बात करें कुछ बंदरगाहों के बारे में भी अगर हम लोग पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 205 छोटे बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाह एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। 13 बड़े बंदरगाहों को जुबान पर रट लेना है। चलिए आगे आते हैं। और ये बंदरगाह करते क्या हैं? समुद्र व्यापार के केंद्र हैं। जो हम लोग कुछ भी हमारा उगता है उसको पोर्ट किया जाता है, आयात या निर्यात किया जाता है बंदरगाहों के माध्यम से, यानी कि ये आयात निर्यात के केंद्र हैं। ये है वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पर इतने बंदरगाह हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर इतने बंदरगाह हैं। दोनों को याद रख लें। सबसे पहले कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह, नहावा सेवा बंदरगाह है, इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। मार्मुगाओ बंदरगाह, मार्मुगाओ का ही नाम शायद कामराजार कर दिया है। मंगलुरु बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ये आपका जो आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 बंदरगाह आपको दिख रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट पर। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट। तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, ये तीनों तमिलनाडु में है। उसके बाद विशाखापत्तनम, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया और कोलकाता ये दोनों वेस्ट बंगाल में है। और ये है पोर्ट ब्लेयर, 2010 में ये बना था। ये 13वां जो है हमारा बंदरगाह ये यही है। अब पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट कोस्ट का बात करें, यानी कि इधर इसका बात करें, इसमें जो बंदरगाह उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये जो कोलकाता बंदरगाह और कांडला बंदरगाह ये ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि ज्वार भाटा जो उठता है, जो ऊंच लहर, उसका हेल्प करके ये जहाज़ों को क्या बोलते हैं यहाँ तक कोस्टल एरिया तक लाया जाता है, मतलब हेल्प हो जाता है। ज्वार भाटा जो है उगता है, उससे वो उसको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो ये ज्वारीय बंदरगाह है कांडला गुजरात में। इसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यही है, यानी कि कांडला बंदरगाह से नॉर्थ भारत को सबसे ज़्यादा पोर्ट किया जाता है, याद रखिएगा। नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है और ये आधुनिकतम बंदरगाह है। इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और याद रखिएगा, नहावा सेवा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह जो है इसका यातायात कम करने के लिए इसको बनाया गया है। तो मुंबई को भी देख लेते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है मुंबई। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा आयात करने वाला बंदरगाह यही है। इंपोर्ट सबसे ज़्यादा यही करता है मुंबई का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुंबई बंदरगाह जो है पोर्ट, इसका ट्रैफिक को कम करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया, जिसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये एकदम आधुनिकतम बंदरगाह है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है। मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा में है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात भी यही करती है। और याद रखिएगा, मार्मुगाओ बंदरगाह जो गोवा में है ये काजू का पोर्ट भी करती है, काजू का पोर्ट करती है। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है। कुद्रेमुख से निकले हुए लौह अयस्क का निर्यात ये करती है। और अगर हम लोग एक छूट गया था, जुआरी नदी के किनारे मार्मुगाओ बंदरगाह स्थित है। मंगलौर बंदरगाह का अगर बात करें, और क्या, कॉफ़ी का भी निर्यात ये करती है, कॉफ़ी का निर्यात। आगे बात करें, कोचीन केरल, ये जो है सबसे बड़ा पोर्ट शिपयार्ड, ये चाय, कॉफ़ी, मसाला इस सब का निर्यात करती है। क्यों करेगी बताइए? ये जो आपका नीलगिरी है ना, नीलगिरी 3 जगह बटा हुआ है, ठीक है, 3 जगह बटा हुआ है। देखिए यहाँ पर हो गया आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। तो केरल में है कोचीन पोर्ट। ये नीलगिरी पर का जो एरिया है वहाँ पर मसाला, कॉफ़ी और चाय उगाया जाता है। क्यों? यहाँ पर रेड सॉइल, लाल मिट्टी भी पाई जाता है, रेड सॉइल और लेटरेट सॉइल, जिसके कारण यहाँ पर मसाले, चाय, कॉफ़ी की खेती की जाती है। इसलिए यहाँ से जो केरल में जो कोचीन बंदरगाह है वहाँ से आपका चाय, कॉफ़ी, मसाला का निर्यात किया जाता है। आगे बात करें ईस्ट कोस्ट पर कौन कौन बंदरगाह उसको देख लें। तो यहाँ पे एन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड और पहला निगमित यानी कि कॉरपोरेट बंदरगाह यही है। याद रखिए, एन्नौर बंदरगाह जो है प्राइवेट के पास है। और हम कामराजार किसको, मार्मुगाओ को बोल दिए थे, लेकिन कामराज बंदरगाह जो है वो एन्नौर का नाम है, वो माफ़ कीजिएगा, वो गलत बोल दिए थे उसमें। और एक चीज़ याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जितने भी 13 बंदरगाह हैं उसमें से एक बंदरगाह जो है प्राइवेट है, वो कॉरपोरेट है, निगमित है, वो है एन्नौर बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह से एक ही क्वेश्चन पूछता है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा गहरा है।
तूतीकोरिन बंदरगाह का बात करें तो ये तमिलनाडु में है और इसका नया नाम है वी.ओ. चिदम्बरम बंदरगाह, इसका नया नाम है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है तूतीकोरिन बंदरगाह, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी यही है, यानी कि आर्टिफिशियल बंदरगाह की अगर बात करें, कृत्रिम प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो उस बंदरगाहों में सबसे बड़ा यही है तूतीकोरिन। पारादीप का बात करें तो ये उड़ीसा में है और ये विशाखापत्तनम और कोलकाता बंदरगाह से के परिवहन को कम करने के लिए इस पारादीप बंदरगाह को बनाया गया है। ठीक है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इस हल्दिया को बनाया गया है और कोलकाता और हल्दिया के भार को कम करने के लिए पारादीप बनाया गया था। आगे बात करते हैं कोलकाता वेस्ट बंदरगाह क्या है। ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह का अगर हम लोग बात करें तो वो है लोथल। सबसे बड़ा युवा बंदरगाह, एकदम सबसे न्यू, 2010 में बना है। 2010 में बनने वाला बंदरगाह कौन है? पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये 13वां बंदरगाह भारत का यही है। एक सागरमाला परियोजना पूछता है, सागरमाला परियोजना क्या करता है? इसके तहत नए बंदरगाह विकसित किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछेगा पोर्ट ब्लेयर किसके थ्रू बना है तो आप बोल सकते हैं सागरमाला। नहीं, सागरमाला इसके बाद आया है। सागरमाला परियोजना भी बंदरगाहों को नया बंदरगाह विकसित करती है, यानी कि छोटे छोटे बंदरगाह जो विकसित हो रहे हैं या बड़े बंदरगाह विकसित होंगे वो सागरमाला परियोजना के तहत ही विकसित होंगे। अब देखिए वायु परिवहन का बात करते हैं। भारत में उड्डयन उद्योग के पितामह कौन है? जे.आर.डी. टाटा, जमशेदजी टाटा। और ये जो जे.आर.डी. टाटा है, एयर इंडिया इन्हीं का था। एयर इंडिया जो है इन्हीं का था, जो पहले बीच में बहुत दिन तक ये भारत सरकार को दिए थे, भारत सरकार का सेवा किया। अब एयर इंडिया ने उसे फिर से अपने स्वामित्व में ले लिया है। इसके वायु परिवहन के अंतर्गत जनरली हम लोग को एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। भारत में कौन कौन सा एयरपोर्ट है उसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है और ये क्यूआर सीरीज 10 में जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए चलिए हम लोग एयरपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले ये हम लोग देख लेते हैं जो कोचीन एयरपोर्ट है हमारा, वो पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला एयरपोर्ट है और सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो क्यों ना हम लोग सारा एयरपोर्ट पढ़ लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूआर सीरीज का जो एयरपोर्ट है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यही तो था हमारा आज का टॉपिक, एयरपोर्ट इन इंडिया। चलिए एयरपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वायु परिवहन। अब देखिए AAI में एक जॉब था ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, वॉइस टेस्ट में मैं छटा गया था। मतलब वॉइस टेस्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट आता है उसमें मैं छट गया था। एक्चुअली ATC, AAI ATC का जो जॉब था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये समझिए इसका काम वही है जो रेलवे में एक स्टेशन मास्टर का काम है। ATC क्या करता है? जितने भी एरोप्लेन है उसको रूट बताता है, आप इस रूट से आइए, आपको मौसम कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा। जब भी जो हाल फिलहाल में अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई थी एयरप्लेन क्रैश का, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे, उसमें भी आपका देखिएगा जो दुर्घटना हुई थी वहाँ पे ATC से कांटेक्ट टूट गया था। ATC से कांटेक्ट टूटने के कारण वो दुर्घटना ज़्यादा हो सकता है बचाया जा सकता था। ATC जो है समझिए एक तरह से वो मार्गदर्शक है, यही बताता है रूट एरोप्लेन्स को, कैसा मौसम है, क्या करना नहीं करना, ये काफ़ी हेल्प भी करता है। ये काफ़ी हेक्टिक जॉब है लेकिन इसकी सैलरी एक बहुत हैंडसम सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। ATC में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था लेकिन फाइनल मैं मेरिट लिस्ट में छट गया। बहुत अच्छी जॉब है पर कोई बात नहीं, जहाँ भी हूँ वो सही हूँ। अब देखिए वायु परिवहन का बात करें तो इसमें टोटल 487 एयरपोर्ट हैं, 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत में टोटल 34 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। और याद रखिएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये किसी आर्टिकल के द्वारा नहीं बनाया गया है, असंवैधानिक है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आपको इसका मंत्री भी याद रखना है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1995, डेट भी आपको याद रखना है। चलिए अब भारत के प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में।
नाम आपको याद रखना। गुरु रामदास कहाँ से थे? अमृतसर, तो अमृतसर में है गुरु रामदास, अमृतसर। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है। और ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, IA का मतलब है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पैसेंजर ट्रैफिक के अनुसार। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर की ट्रैफिक होती है उसमें सबसे बिजी एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है? वाराणसी, यूपी में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में है। कुशीनगर एयरपोर्ट यूपी में है। देखिए कुशीनगर 2 बार लिखा गया था, इसको छोड़ दीजिएगा। गया, देखिए बिहार में एक एयरपोर्ट है, गया एयरपोर्ट बिहार में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये रांची में है, झारखंड में, आपको ये सब याद रखना है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है? रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में। बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गुवाहाटी, असम में है। महाराज वीर विक्रम मानेक किशोर ये अगरतला, त्रिपुरा में है, याद रखिएगा। वीर विक्रम मानेक किशोर के बारे में हम बताए थे कि ये एक महल में रहते थे, महल, ठीक है। इस महल का नाम था नूर महल, नूर महल, ये भी आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में, यही इसी एयरपोर्ट पर तो आपका एक्सीडेंट हुआ था। आगे वडोदरा एयरपोर्ट सूरत, गुजरात में है। वडोदरा के बारे में क्या बताए थे? रेलवे स्टाफ कॉलेज है यहाँ पे, रेलवे स्टाफ कॉलेज, या भारत का पहला रेल यूनिवर्सिटी यहीं पर है, वडोदरा, गुजरात में। जयपुर एयरपोर्ट तो नाम से ही पता चला, राजस्थान में है। देवी अहिल्याबाई होलकर ये इंदौर में है, ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? इंदौर में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर में है, ठीक है। नावी मुंबई ये तो मुंबई बताइए, महाराष्ट्र में है। छत्रपति संभाजी पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। दाबोलिम एयरपोर्ट गोवा में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, तेलंगाना में, याद रखिएगा। हैदराबाद में ही एक एयरपोर्ट है जिसको नाम है बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट। यहीं पर एयर इंडिया होता है, जो एरोप्लेन्स वगैरह का झांकी वगैरह दिखाया जाता है। विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में एक और एयरपोर्ट है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट। तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु, कर्नाटक में है। मंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी कर्नाटक में है, याद रखिएगा। कर्नाटक में आपका मंदाकल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि कर्नाटक के मैसूर में है, याद रखिएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कोच्चि में, केरल में है, और इसके बारे में हम बता चुके हैं। PPP मॉडल पर आधारित ये बना हुआ है और 100% सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, और 2015 में ही ये सौर ऊर्जा से संचालित हो गया था। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। कालीकट एयरपोर्ट कोझिकोड, केरल में है। कन्नूर एयरपोर्ट कन्नूर में है, केरल में। चेन्नई एयरपोर्ट आपका तमिलनाडु में है। मदुरई, याद रखिएगा, मदुरई एयरपोर्ट भी है तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट भी है, और कोयम्बटूर एयरपोर्ट भी, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार। वीर त्रिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इम्फाल में है। बेगमपेट हम बता चुके हैं, हैदराबाद में है, और हैदराबाद में ही आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट, ये SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार वाला नहीं, सेंट्रल वाला। ये पूछा था कि सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट कौन है? इसका नाम याद रख लीजिएगा, कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। ये लद्दाख में है, यानी कि लेह में है, लेह लद्दाख में है। कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, याद रखना नाम आपको। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ पर है? उदयपुर, राजस्थान में है। या दाबोक एयरपोर्ट भी उदयपुर, राजस्थान में है। और इसी को, उदयपुर को ही झीलों का शहर भी बोल दिया जाता है, याद रखिएगा, भारत में झीलों का शहर। देखिए, दाबोक एयरपोर्ट को दाबोलिम से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। दाबोलिम एयरपोर्ट देखिए यहाँ पर है, दाबोलिम एयरपोर्ट गोवा में है, ठीक है, गोवा में है। और एक और था इसी तरह मिलता जुलता नाम था, वो भूल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट खत्म हो गया है। अब आते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। एटॉमिक पावर प्लांट देख लेंगे, थोड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देख लेंगे, और थोड़ा सा थर्मल पावर प्लांट देख लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो चलिए अब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर पावर इज एन एफिशिएंट वे ऑफ बॉइलिंग वाटर टू क्रिएट स्टीम. दिस स्टीम is used to turn turbines
विच क्रिएट्स इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भाई, इलास्टिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। समझते हैं इसको। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि पानी को गर्म करेंगे, पानी गर्म कर उससे निकलेगा स्टीम यानी कि धुआं। ये धुआं को टरबाइन पर लगाएंगे, ये धुआं से टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा। कौन से लॉ, फिजिक्स जब पढ़े हैं तो बताइए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा उसका यूज़ करेंगे हम लोग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली जनरेट करने के लिए। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो समझिए फिशन और फ्यूजन। जो भी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है या न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो कंट्रोल्ड फिशन या फ्यूजन का यूज़ करेंगे, फिशन का यूज़ करेंगे, कंट्रोल्ड फिशन, ठीक है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अनकंट्रोल जहाँ पर हो जाता है वो तबाही मचाता है, जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब अनकंट्रोल्ड है तो ये तबाही मचाएगा। लेकिन जब आप वही न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर लीजिएगा तो उसका यूज़ हो जाएगा पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में उसका यूज़ हो जाएगा, तो वो हमारे लिए वरदान है। लेकिन जब अनकंट्रोल हो जाएगा वो अभिशाप है। फिशन क्या होता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है तो इसी को बोलते हैं फिशन। और फिशन का यूज़ करके क्या बनता है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। और फ्यूज़न का मतलब क्या है, जब छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक बनाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज़न। अब फ्यूज़न का यूज़ करके बनता है एटम बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया था बताइए, एडवर्ड टेलर थे ना, एडवर्ड टेलर। और एटम बम का आविष्कार कौन किए थे, ओपेनहेमर ना, ओपेनहेमर। या ऑटो हॉर्न भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ऑटो हॉर्न, देखिएगा जो भी आपका ऑप्शन में रहे। अब देखिए इसमें जनरली तीन चीज़ का काफ़ी यूज होगा। यूरेनियम 235, तीन एलिमेंट का यूज होगा, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम का जनक भारत में कौन है, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। आगे बात करते हैं, अप्सरा क्या है, अप्सरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है, नाभिकीय रिएक्टर, वो है अप्सरा। और ये बना था 1956 में, डेट भी याद रखना है आपको, 1956। और कहाँ पर बना था अप्सरा, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे मुंबई में, वहाँ पर अप्सरा बनाया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे कामिनी भी आपसे एग्जाम में पूछता है, कामिनी क्या है, पहला रिएक्टर वर्ल्ड में जो यूरेनियम 233 से ऑपरेट किया गया था, फर्स्ट रिएक्टर इन वर्ल्ड ऑपरेटिंग विथ 233U फ्यूल, यानी कि यूरेनियम 233 फ्यूल का यूज़ ये किया था। और इसका फुल फॉर्म क्या है, कामिनी का, KA से हो गया कल्पक्कम, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, ठीक है। और इसको कहाँ पर जैसे कि अप्सरा को बनाया गया था बार्क में, तो कामिनी को कहाँ बनाया गया था, IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, IGCAR में बनाया गया था। अब देखिए पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर था भारत में, तारापुर महाराष्ट्र में, और ये 1969 में ऑपरेट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और पहला PHWR प्रोजेक्ट, ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में, तो PHWR का फुल फॉर्म होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ये रावत भाटा राजस्थान में बनाया गया था। और रावत भाटा, अब इसको समझिएगा, राणा प्रताप सागर झील यहीं पर है, चंबल नदी पर ही इस रावत भाटा, इस राणा प्रताप सागर झील के किनारे ही स्थित है। और याद रखिएगा D2O का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्यों, ये कूलेंट का भी काम करता है और एक मॉडरेटर का भी काम करता है, यानी कि ये सबसे पहले क्या है, कूलेंट है यानी कि शीतलक का काम करता है, और मॉडरेटर यानी कि मंदक का काम भी करता है। हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट ये कुडानकुलम का है, और ये कुडानकुलम कहाँ पर है, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, NPCIL क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर
पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपको याद रखना है कि NPCIL का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन। और ये NPCIL किसके अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुल्ली ओन्ड कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। कार्य करना कब प्रारंभ किया था NPCIL? 17 सितंबर 1987। 17 सितंबर 1987 को ये काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और बात करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको उत्पन्न करने का काम ये NPCIL करती है। जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो NPCIL के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो सोर्स है उसमें टॉप पर कौन है, तो उसका ये देखिए लार्जेस्ट सोर्स का ये है। सबसे पहले कोयला लगभग 48.6%। 2 नंबर पे है गैस, प्राकृतिक गैस वगैरह सब जो भी है वो आता है उसमें। 3rd नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 4था पर है विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। अब 5वां पर है न्यूक्लियर पावर जो कि 1.8% इससे उगाया जाता है, मतलब बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो कोयला से आपका 48.61 पर है और न्यूक्लियर पावर से लगभग 2%, बोल सकते हैं लगभग 2% जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है न्यूक्लियर पावर से, यानी कि अभी भी बहुत कम है, डेंजरस भी है इसलिए कम है। भारत में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और जो कि ये 22 न्यूक्लियर रिएक्टर कितने पावर प्लांट में है? 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में है। आपको टोटल के नाम याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला समझिएगा, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, APS एटॉमिक पावर स्टेशन, या NPS न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो नरोड़ा है आपका उत्तर प्रदेश में, यही एग्जाम में पूछता है। नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। काकड़ा पार गुजरात, याद रखिएगा किस नदी के किनारे? सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। रावत भाटा राजस्थान, किस नदी के किनारे? राणा प्रताप सागर डैम है चंबल नदी पर। तारापुर महाराष्ट्र और जैतापुर भी महाराष्ट्र, याद रखिएगा तारापुर जैतापुर ये दोनों महाराष्ट्र में है। एक मीठी वर्दी भी आपका गुजरात में, याद रखिएगा मीठी वर्दी। अगला है कैगा कर्नाटक में है काली नदी के किनारे। कलपक्कम मद्रास में है चेन्नई। कुडानकुलम तमिलनाडु में है। गोरखपुर, देखिए ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, गोरखपुर कहाँ पर है? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत कोई मार देता है गोरखपुर तो यूपी में है, लेकिन नहीं, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में है। यहीं पे लोग फंसते हैं। ये आप VBI मार दीजिए इसको, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही क्वेश्चन पूछा था NTPC, यहाँ पर सब लोग टाई फीस हो गए थे। अब देखिए माही बंसवाड़ा ये राजस्थान में है। चुटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कोवड़ा और कवली है आंध्र प्रदेश में। हरिपुर है वेस्ट बंगाल में। बस इतना ही आपको याद रखना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। चलिए अब आते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट आपको रटना है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। और ये जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं ये जनरली कोयला आधारित होते हैं, कोल से संचालित होते हैं। हम बताए हैं बिजली उत्पन्न करने में कोयला का योगदान कितना है? लगभग 48.6%। तो इसीलिए कोयला वाला आपको याद करना है। एक बार हम पढ़ देते हैं, आपको याद करना है। सिंगरौली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। रिहंद है उत्तर प्रदेश में। कोरबा है छत्तीसगढ़ में। कहलगांव NTPC जो है वो बिहार में है, जो कि भागलपुर में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। रामगुंडम तेलंगाना में है। फरक्का वेस्ट बंगाल में है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। झज्जर हरियाणा में है। नवीनगर बिहार में है। काटी, बाढ़, बरौनी ये सब भी बिहार में है। मेजा यूपी में है। और यूपी में कौन है? दादरी, फिरोज गांधी, टांडा ये सब यूपी में है। खरगोन मध्य प्रदेश में है। गदरवारा, पेंच ये भी मध्य प्रदेश में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और सीपत और लाड़ा भी आपका छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। दर्लीपाली उड़ीसा में है। राउरकेला भी उड़ीसा में है। वल्लूड़ तमिलनाडु में है। बोगईगांव असम में है। सोलापुर महाराष्ट्र में है। मऊदा, पारस और डाभोल भी आपका महाराष्ट्र में है। कुडगी कर्नाटक में है। उकाई गुजरात में है। उकाई एक परियोजना भी है ताप्ती नदी पर। उतरन भी गुजरात में है। पतरातू झारखंड में है। बदरपुर बॉर्डर है वो दिल्ली में है, दिल्ली NCR के अंतर्गत आ जाता है। नहीं, हरदुआगंज यूपी में है। ओबरा भी यूपी में है। अब देखिए राज्य स्थापित तापीय शक्ति में अगर स्टेट का नाम बात करें, थर्मल पावर प्लांट का बात करें तो सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र। 2 पर है गुजरात। 3 पर है यूपी।
3 ही याद रखिए आप, उसके 3 के बाद मत याद रखिए, चौथा पाँचवा नहीं आप पूछेगा। आगे बात करते हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ देता है एग्जाम में, बस आपको याद रखना है। अलग तारा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। सालका खमरिया ये छत्तीसगढ़ में है। मरक्कानम तमिलनाडु में है। मुंद्रा गुजरात में है। सासन मध्य प्रदेश में है। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तिलैया झारखंड में है। गिरिये महाराष्ट्र में है। और चेय्यूर ये तमिलनाडु में है। ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है। गैस आधारित परियोजना का अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ ही है जिसको आपको याद रखना है। राजीव गांधी CCPP और कापम कूलम ये दोनों केरल में है। फरीदाबाद हरियाणा में है। झानोर गंधार ये आपका गुजरात में है। कवाश गुजरात में है। दादरी उत्तर प्रदेश में है। और आपका औरैया आपका उत्तर प्रदेश में है। अंता राजस्थान में है। ये आपका गैस आधारित परियोजना है, इसको भी आपको याद रखना है। प्राकृतिक गैस में शीर्ष कौन है। देखिए प्राकृतिक गैस में जो टॉप पर है भंडार में और उत्पादन में, वो भी आपको याद रखना है। भंडार में भी अपतटीय क्षेत्र है, उत्पादन में भी अपतटीय क्षेत्र है। 2 पर है असम, 2 पर इसमें भी असम। 3 पर आपका याद रखिएगा भंडार में है आंध्र प्रदेश, लेकिन उत्पादन में 3 पर राजस्थान है। ये आपको 3 तक याद रखना है। भंडार में राजस्थान चौथा नंबर पर आता है और चौथा उत्पादन में त्रिपुरा आता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं भारी जल संयंत्र, देख लेते हैं कहाँ कहाँ है भारी जल हेवी वाटर जो आपका संयंत्र है। कोटा राजस्थान में है। बड़ौदा और हजीरा गुजरात में है। थाल गुरुजल संयंत्र ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तलचड़ उड़ीसा में है। मनु गुरु जल संयंत्र, देखिए एगो तो थाल गुरु जल संयंत्र है महाराष्ट्र में और मनु गुरु जल संयंत्र है आपका तेलंगाना में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो ये आपका भारी जल संयंत्र कहाँ कहाँ है वो है। जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये NHPC की जल विद्युत परियोजनाएं आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन है। बैरा सियूल किस नदी पर है, नदी बैरा और सियूल ये दोनों नदी का यूज। देखिए जल विद्युत परियोजना बनाएगा कैसे, मान लीजिए कि यहाँ डैम बनाया, पानी को स्टोर किया, ऊपर से पानी को ऊपर से गिराएगा, नीचे रखेगा टरबाइन को घुमा दिया, टरबाइन जैसे घूमेगा, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। यही तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जल विद्युत से। तो हिमाचल प्रदेश में कौन हो गया, एक तो बैरा सियूल हो गया, नदी वही हो गया बैरा और सियूल, इस 2 नदी पर किया गया है। चमेरा 1 2 3 3 आया था जो कि रावी नदी पर था। पार्वती 2 3 ये पार्वती नदी पर है और पार्वती नदी व्यास की सहायक नदी है। याद रखिएगा बैरा सियूल भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, चमेरा भी आपका हिमाचल प्रदेश में, पार्वती भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं किशनगंगा जो कि किशनगंगा नदी पर है। सलाल बगलिहार दुल्हस्ती ये तीनों है चनाब नदी पर। उड़ी परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है। और सेवा टू सेवा नदी पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम में आपका रंगित और तीस्ता परियोजना, तीस्ता 5-6 है, ठीक है, तीस्ता 5-6। उत्तराखंड का बात करें, उत्तराखंड में आपका टिहरी भागीरथी नदी पर है, कोटेश्वर भागीरथी नदी पर है और टनकपुर परियोजना बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, शारदा या महाकाली नदी पर है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। लद्दाख के बारे में बात करें तो चूटक सुरू नदी पर है और ये सुरू नदी सिंधु की सहायक नदी है। निम्मो बाजगो परियोजना ये भी सिंधु नदी पर है। अगला लोकटक जल विद्युत परियोजना ये मणिपुर में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है जो कि नर्मदा नदी पर है। तीस्ता निम्न बांध 3 पश्चिम बंगाल। देखिए तीस्ता का जो 5-6 था, 5-6 वो था सिक्किम में, लेकिन तीस्ता का 3 जो है, देखिए तीस्ता 3 वो वेस्ट बंगाल में है। अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो यहाँ पे सुबनसिरी लोअर परियोजना, सुबनसिरी जो है वो इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। रंगा नदी परियोजना, पारे परियोजना दिक्रोंग नदी पर है और कामेंग परियोजना बिचोंग तेंगा नदी पर है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ये मनाया जाता है नागालैंड। लेकिन भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यही था हमारा क्वेश्चन जहाँ लोग फंसते हैं। हॉर्नबिल और पक्के पागा हॉर्नबिल अंतर हो जाता है। देखिए अगला है देयांग परियोजना जो कि नागालैंड में है, देयांग नदी पर। तुईरियल परियोजना ये मिजोरम में है, तुईरियल नदी पर। कोपिली परियोजना असम में है, कोपिली नदी पर। कोयना बांध महाराष्ट्र में है
और याद रखिएगा इस बांध के निर्माण से एक झील का निर्माण हो गया है, शिवाजी सागर झील इसको बोलते हैं। ठीक है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 संभावित क्षेत्र हैं। देखिए अब ज्वारीय ऊर्जा का बात कर लेते हैं। संभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ है? देखिए ज्वारीय ऊर्जा भारत में 2 ही जगह हो सकता है। पहला तो सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर हो सकता है। और यही चूँकि डेल्टाई क्षेत्र होने के कारण, ज्वारीय ऊर्जा होने के कारण वहाँ पर ज्वारीय बंदरगाह कलकत्ता भी है वहाँ पर, याद रखिए। और कच्छ की गुजरात की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, तो यहीं पर तो पढ़े थे हम लोग। कौन सा बंदरगाह था बताइए? गुजरात का कौन बंदरगाह था? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह था ज्वारीय और कोलकाता बंदरगाह था ज्वारीय, पढ़े थे हम लोग। और इसीलिए आपको उसी से याद रखना है कि 2 जगह ज्वारीय ऊर्जा संभावित भी है, एक तो गुजरात में, एक वेस्ट बंगाल में। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो ये क्यूआर सीरीज का 10th जो पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है, और इसी के साथ साथ ज्योग्राफी का भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी एक आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और अब छोटा मोटा टॉपिक अगर बढ़े, एक टॉपिक मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में बचा हुआ है, वो है ब्रह्मांड, जिसमें सौरमंडल वगैरह सब पढ़ाएंगे, वो टॉपिक बचा हुआ है। और एक इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक है भारत की जनजाति, वो पढ़ा देंगे। बस इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं पूछता एग्जाम में, जो पढ़ेगा वो क्यूआर सीरीज़ के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।